हाँ जी बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर हम आज शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं ज़रा एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। वैसे तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन हमने लास्ट क्लास में बात करी थी रदरफोर्ड के मॉडल की। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था कि एटम के अंदर बहुत छोटा सा सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन है जिसको हम क्या कहते थे, न्यूक्लियस, जो उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था। और इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इस न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनको हमने नाम दिया था सर्कुलर पाथ कह लीजिए, या फिर हम क्या कह लेंगे इनको, सर्कुलर ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। तो अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एटम का एक साइज हो गया, तो दिस इज हाउ द एटम का स्ट्रक्चर इज बीन रिप्रेजेंटेड। लेकिन इस मॉडल का एक ड्रॉबैक निकल आया, मेजर ड्रॉबैक, जो किसके बिहाफ पे था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के बिहाफ पे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी जो किस सब्जेक्ट की थी, फिजिक्स की। अब ये थ्योरी कहती है कि रदरफोर्ड आप सजेस्ट कर रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसके पास वेलोसिटी भी है। और ये इलेक्ट्रॉन के आगे, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आगे पीछे घूम रहा है, जिसके पास चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज नेगेटिव। तो अगर ये पार्टिकल घूमता है तो ये थ्योरी कहती है कि वो पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो इसकी स्पीड कम होगी। जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, नेगेटिव चार्ज के बीच में और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर, और एटम जो है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो क्या था, अनस्टेबल। क्योंकि अगर रदरफोर्ड के कहने पर हम मॉडल ऑफ एन एटम को एक्सेप्ट करते हैं तो ये मॉडल ऑफ एन एटम जो है, ये एटम जो है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स। मतलब इसकी एक लाइफ है, अब वो स्पैन कितना है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर, 1000 ईयर, जितना भी हो, पर एटम को कोलैप्स तो होना ही पड़ेगा। तो अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को मानते हैं तो फाइनली एटम शुड कोलैप्स और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन हमने आज तक कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा।
तो अगर हमने आज तक कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब है रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ न कुछ कमी है। और अगर रदरफोर्ड के मॉडल में कमी है तो उस कमी को हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो कहती है कि एनर्जी लूज होगी तो वो सही है। तो इस वजह से रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था नील बोर। तो उनके स्टूडेंट ने उनके मॉडल ऑफ एन एटम को ठीक किया और उसको करेक्ट किया, और वही मॉडल ऑफ एन एटम जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास का लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम की। अब ये भी काफी हद तक मिलता जुलता है रदरफोर्ड के मॉडल से, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो वो सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। तो ये मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है? तो 1913 और 1914 के अराउंड इस मॉडल ऑफ एन एटम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो नील बोर ने कहा कि जैसा कि सबने कहा है, रदरफोर्ड ने कहा है कि एटम के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन होता है न्यूक्लियस, वो सही कहा है। उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, सही कहा गया है। तभी तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, किसकी वजह से? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस एक एटम का ओवरऑल मास 90% मास भी कैरी करता है। तो ये सब तो सही था, लेकिन जो बात थी, जो डिफरेंस था, वो किसका था? इलेक्ट्रॉन का। तो बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, उन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट नहीं कहते, हम उनको क्या कहते हैं? एनर्जी शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? एनर्जी शेल्स। और इन एनर्जी शेल्स के उन्होंने नाम भी दिए थे के, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे जिन सर्कुलर पाथ्स में घूमता है उनको हम कहते हैं एनर्जी शेल्स। और ये एनर्जी शेल्स की जो एनर्जी होती है बेटा, वो क्या होती है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। और इन शेल्स के उन्होंने इनिशियल नाम क्या दिए? के, एल, एम, एन, सो ऑन। आपको पता है उन्होंने इन शेल्स के नाम के, एल, एम इसलिए दिए क्योंकि नील बोर को लगता था कि शायद ये ना हो कि इन फ्यूचर आगे जाके कोई साइंटिस्ट के से पहले भी कोई शेल डिस्कवर कर दे। तो इस वजह से उन्होंने ए बी सी या 1 2 3 लिखने से पहले उन्होंने अल्फाबेट्स क्या दिए थे? के, एल, एम, एन, ओ। लेकिन बाद में जाके जब उनको श्योर हो गया कि के से पहले कोई भी शेल नहीं आ सकता, तब जाके बेटा उन्होंने के शेल को फर्स्ट शेल कहा था, एल को उन्होंने सेकंड शेल कहा था, एम को थर्ड शेल कहा था, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करते करते करते। तो दिस वाज द रीजन कि उन्होंने के, एल, एम पहले अल्फाबेट्स क्यों दिए थे और काउंटिंग क्यों नहीं दी थी। वो काउंटिंग बीच में से भी शुरू कर सकते थे, पर काउंटिंग से सही जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एबीसी के बीच में से शुरू किया के, एल, एम। लेकिन बाद में जब उनको पता लग गया कि के से पहले कोई भी शेल नहीं आ सकता, तो उन्होंने शेल्स को नंबरिंग दे दी एज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
एंड जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हो, शेल्स की एनर्जी क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। मतलब जो पहला शेल है उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, एंड जो लास्ट शेल आएगा उसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। एंड जो लास्ट शेल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। लास्ट शेल की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर ये हमारा एटम है तो उस एटम के अंदर, ये सर्कल अच्छा नहीं बना है, तो अगर ये हमारा एटम है तो उस एटम की एक काइंड ऑफ बाउंड्री है, ठीक है, जो हमने ये वाली अज्यूम कर ली है, और इस बिहाफ पर उन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम बताया। अब वो कहते हैं सिंस एनर्जी शेल की, हर शेल की एनर्जी बेटा क्या है, फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आगे पीछे एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर उसकी एनर्जी फिक्स्ड है तो बेटा इसका मतलब है कि वो एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा। अगर वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी उतनी की उतनी ही है। इसका मतलब है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो गया, फिक्स। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं फॉल करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, क्योंकि एनर्जी फिक्स्ड है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास कभी नहीं आएगा और कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट था। तो रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम ये थी कि वो कहते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, वो एनर्जी लूज करेगा। और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस के पास चार्ज पॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, टेकिंग अ स्पाइरल पाथ, और एक दिन अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन बोर ने सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उनकी एनर्जीज होती हैं और वो डिस्क्रीट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। अगर किसी शेल की एनर्जी फिक्स्ड है तो इलेक्ट्रॉन जब तक उस शेल में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। मतलब वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर एनर्जी लूज नहीं हो रही, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा और कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स नहीं होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। यही नहीं, उन्होंने यहां तक बता दिया कि उन शेल्स के नाम क्या है, KLM इनिशियली, क्योंकि उनको डाउट था कि कोई साइंटिस्ट कल को कोई नए शेल डिस्कवर ना कर दे पहले या फिर बाद में, इसलिए उन्होंने मिडिल ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिया था। और दूसरा, जब उनको पता चला कि भाई के से पहले कोई भी शेल नहीं हो सकता, तब उन्होंने नंबरिंग देनी शुरू करी एज 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है। किसी ने कुछ पूछना है? Sir, is the number of shells in an atom fixed? बेटा, एवरी एटम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन शेल्स हम उतने ही काउंट करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं। अगर किसी एटम के पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है कि वो 2 शेल में आ रहे हैं,
तो बेटा उनके पास हम कहते हैं कि सिर्फ 2 शेल है, लेकिन उसके पास थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 सब खाली होते हैं, लेकिन वो शेल्स होते जरूर हैं। तो इट इज जस्ट अ सिंपल स्पेस जो खाली पड़ा है, लेकिन यूजुअली नंबर ऑफ शेल्स वही काउंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, जो हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो एवरी एटम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, बट द काउंटिंग ऑफ शेल्स इज डन ऑन द बिहाफ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उन शेल्स में अकोमोडेट हो रहे हैं, कितने शेल्स में अकोमोडेट हो रहे हैं। Okay, sir. तो बेटा इसको हम लिखना शुरू करते हैं। तो गिव अ हेडिंग एज Bohr's मॉडल ऑफ एन एटम। तो लिखो इन 1913 to 1914 कॉमा नील बोर ब्रैकेट में लिखो स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड ब्रैकेट बंद gave his model of an atom after the drawback of Rutherford's model। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, फुल स्टॉप लगा देना, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो according to him an atom consists of centrally located dense portion। An atom consists of centrally located dense portion called nucleus। फुल स्टॉप लिखो दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ this nucleus consists of positively charged protons। This nucleus consists of positively charged protons। Full stop। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से whereas the negatively charged electrons whereas the negatively charged electrons revolve around the nucleus revolve around the nucleus in fixed circular paths in fixed circular paths
called discrete energy shells. Called discrete energy shells. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। आप इनको चाहो तो आप पॉइंट्स भी कर सकते हो। उसमें लिखा ना फर्स्ट अकॉर्डिंग टू नील बोर, उसको फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दो। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को सेकंड पॉइंट मार्क कर दो। ये वाला थर्ड पैराग्राफ होगा कि फोर्थ होगा? फोर्थ। तो इसको फोर्थ पॉइंट मार्क कर दो, जो अब लिखवाने वाले हैं हम, तो उसको फोर्थ मार्क कर दो और लिखो each energy shell possessed fixed amount of energy, possessed fixed amount of energy and increases as we move away from the nucleus. So next point number 5. These energy shells were named K, L, M, ये कैपिटल लिखना वर्ड, K, L, M, N and so on or 1, 2, 3, 4 and so on. Or 1, 2, 3, 4 and so on. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। Till the time electron revolves in a particular shell, it will never lose energy and hence will not fall into the nucleus. तो इस पॉइंट से ये प्रूव हो गया कि रदरफोर्ड का मॉडल ठीक कर दिया बोर ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में भी घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, वो लूज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। तो अब सवाल उठा, तो सर फिर क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती? बेटा बिल्कुल हो सकती है, अगर वो किसी लोअर एनर्जी शेल से जंप करके किसी हायर एनर्जी शेल में जाता है तो वो एनर्जी क्या करेगा बेटा? गेन, तभी वो जा सकता है। उसको कोई ना कोई एनर्जी देगा या फिर वो नेचर से एनर्जी लेगा। तो वो अगर लोअर से हायर जा रहा है एनर्जी क्या करेगा? गेन। एंड अगर हायर से लोअर आ रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा? लूज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोटे शेल से बड़े शेल में जाता है वो तभी जा सकता है जब उसको एनर्जी मिलेगी या हम देंगे या वो कहीं से ले लेगा, और वो हायर से लोअर वापस तभी आ सकता है जब वो एनर्जी क्या करेगा? लूज। तो यही दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लूज या क्या करने के? गेन करने।
तो लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, देखो एनर्जी ओनली चेंजेस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy of electron can only change when it jumps from one shell to another. When it jumps from one shell to another. That is, अब आप ये कॉपी कर ले और आप ये सारा कॉपी कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा बोर मॉडल क्या था। जैसा कि हमको बताया गया कि बोर के मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। दोनों का नंबर और चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो इस वजह से एटम ऑन द होल बेटा क्या होता है, न्यूट्रल। लेट अस टॉक अबाउट द प्लेसमेंट, जो मेन इश्यू था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। तो बोर ने कहा कि रदरफोर्ड ने जैसा बताया था कि एटम के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड बहुत छोटा सा पोर्शन क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ये काफी डेंस होता है और ये हमने क्या मार्क करी है, एटम की बाउंड्री। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है और मास भी प्रोटॉन कैरी करता है, इसलिए पूरा का पूरा मास एटम का न्यूक्लियस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो मेन इश्यू था वो था इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं एक्चुअली वो एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इस वजह से उनका नाम क्या रखा गया, एनर्जी शेल्स। और वो भी डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स, क्योंकि हर शेल की एनर्जी क्या थी, फिक्स्ड थी। यही नहीं, बोर ने उन शेल्स को नाम भी दिया के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, आगे जाके एंड सो ऑन। लेकिन बाद में जाके उन्होंने इन्हीं अल्फाबेट्स को नंबर में बदल दिया, 1 2 3 4 5। पहले अल्फाबेट्स क्यों थे, बाद में नंबर क्यों आए, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस के पास जो शेल है, मतलब के शेल, मतलब फर्स्ट शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, शेल की एनर्जी जो है वो क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जो भी शेल होगा लास्ट में, मतलब जो शेल कहां पर होगा, इंफिनिटी पे, उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उनका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर न्यूक्लियस के आगे पीछे एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर इसकी एनर्जी फिक्स है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था बोर के मॉडल में, तो रदरफोर्ड के मॉडल में। लेकिन बोर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज होती है जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। मतलब अगर वो छोटे शेल से किसी भी बड़े शेल में जाएगा तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, मतलब या तो हम देंगे या फिर नेचर देगा। और अगर वो किसी हायर शेल में है तो वो लोअर शेल में जाएगा तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। एक बात और का भी ध्यान दे दूं, जो आपको मैं लिखवा नहीं रहा पर मैं बता रहा हूं। लोअर शेल से किसी भी हायर शेल में जाना आसान होता है,
क्योंकि हायर शेल्स खाली होते हैं। लेकिन अगर कोई शेल भरा हुआ है उसके अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप अगर करता है तो वो तभी पॉसिबल है कि खाली जगह है। अगर उस शेल में जहां पे वो जा रहा है वहां पे खाली जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहां पे अकोमोडेट करने की जगह नहीं होगी। तो आई होप बच्चों आपको रदरफोर्ड का बोर मॉडल समझ में आ गया। Yes, sir. किसी को कोई चीज पूछनी है बेटा? आगे बढ़े फिर हम। तो मैं ये हटा रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो है डिस्कवरी ऑफ थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। जब मॉडल ऑफ एन एटम आ चुका था उसके तकरीबन 15 साल के बाद 1932 में हमारे एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। उन्होंने थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो न्यूट्रॉन बहुत स्लाइटली हैवी होता है प्रोटॉन से, बहुत स्लाइटली। मतलब फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि बेटा एक इंसान, दो इंसान है, दोनों के मास बराबर है, एक ने शूज पहने एक ने शूज नहीं पहने, तो जिसने शूज पहने उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, बस इतना डिफरेंस होता है मास में, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, इसीलिए बेटा ये क्या होता है? न्यूट्रल। तो उसका जो नाम है न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल से ही आया था। और सर ये कहां पे होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो मैंने इससे पहले न्यूट्रॉन की बात इसलिए नहीं करी थी क्योंकि इससे पहले न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट मॉडल है अब वो कहता है कि एटम के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। और इसके अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों की वजह से न्यूक्लियस की दो खास बात है, एक इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। दूसरा पूरे एटम का मास न्यूक्लियस पे ही डिपेंडेंट होता है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। पूरा मास इसका किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, वो इस न्यूक्लियस के आगे पीछे किस में रिवॉल्व करता है? एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। तो दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी शेल्स। तो ये हो गए हमारे एनर्जी शेल्स, ठीक है, जो क्या थे? डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स है जिनकी एनर्जीज क्या है? फिक्स्ड है, एनर्जी इज फिक्स्ड, ठीक है। और हमने ये मान लिया काइंड ऑफ एक एटम की बाउंड्री, पर किसी एटम की बाउंड्री कोई दिखाना आसान नहीं होता। तो ये हो गया के एल एम, तो ये हो गया 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन्स इनमें मूव करते हैं। अब किसमें कितने मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बात की बात है। हम चलते हैं वापस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को इतनी आसान नहीं थी, बहुत टाइम बाद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो बेटा चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये
मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपने पाथ को चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई चीज न्यूट्रल हो, उसको कैसे बाहर निकालें या उसको एक तरफ कैसे लेके जाएं, वो बड़ा मुश्किल था। तो हमारे पास एक टेक्निक थी जिसका नाम था रेडियो एक्टिविटी। हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस टेक्निक की मदद से हम न्यूट्रॉन को बाहर निकाल पाए थे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गिव अ हेडिंग एज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो, इन 1932 a scientist named James Chadwick discovered the third fundamental particle called neutron. Discovered the third fundamental particle called neutron. Then लिखो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ से, neutron has a mass almost equal to mass of proton. A neutron has a mass almost equal to mass of proton but carries no charge. But carries no charge. That is neutral. But carries no charge. That is neutral. Full stop. लिखो, it is also present inside the nucleus of an atom. लिखिए बच्चों सबने। Yes, sir. ठीक है, और लास्ट लाइन में लिखो बेटा छोटा सा, they were discovered by bombarding. They were discovered by bombarding alpha particles. They were discovered by bombarding alpha particles on thin sheet of beryllium atoms. They were discovered by bombarding alpha particles on thin sheet of beryllium atoms. ये होता है बेटा न्यूट्रॉन का सिंबल। तो अब आपको जो कॉपी करना है स्लाइड से आप कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रॉन भी आ गए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट भी आ गया है। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में अरेंज कैसे होंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम नई हेडिंग देंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। टॉपिक है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सिंस नाम काफी बड़ा है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, ईसी। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज द arrangements of electrons in different shells around the nucleus. तो न्यूक्लियस के आगे पीछे जो अलग अलग शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए जाते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये अरेंजमेंट जो है बेटा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर सर्टेन रूल्स followed to do इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप हेडिंग दीजिए रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये रूल्स किसने दिए थे? दो साइंटिस्ट थे, बोर एंड बरी। तो हमारे जो दो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे? बोर एंड बरी gave the rules for electronic configuration, which are सबसे पहला रूल था any shell can accommodate maximum of 2n square electrons, where n is 1, 2, 3, 4, 5 and so on, जो क्या होते हैं बेटा, शेल्स। किसी भी शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी बेटा कैसे निकाली जाती है? फॉर्मूला 2n स्क्वायर, जहां पे n की वैल्यू बेटा क्या होती है? शेल की वैल्यू। अगर हम एग्जाम्पल देखें, n की वैल्यू 1, मतलब हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट शेल की, जो कौन सा होता है बेटा? k। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसके अंदर? 2। n की वैल्यू 2 मतलब सेकंड शेल, वो बेटा कौन सा होता है? l शेल। तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, n की वैल्यू 3, शेल कौन सा हो जाएगा बेटा? m शेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 3 2 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 4, n शेल, 2 इंटू 4 का स्क्वायर,
कितने आ जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आप शेल्स की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट रूल कि कोई भी शेल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n² से निकालते हैं। सेकंड जो हमारा रूल आता है वो क्या आता है? outermost shell can only accommodate maximum of 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब लास्ट शेल के अंदर हम मानते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिलहाल मैक्सिमम 8 ही आएंगे, उसके बाद 9th इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे जाके। वो कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और आखिरी में 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो बेटा 9 में से आखिरी शेल में आप 9 नहीं रखोगे, आप कितने रखोगे? 8। जो बच गया वो आगे चला जाएगा। मतलब लास्ट शेल में वो कहते हैं कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसके बारे में बेटा हम डिस्कशन करेंगे जब हम आगे रूल्स करेंगे। और जो थर्ड और लास्ट रूल है वो ये कहता है कि जब तक पहले के शेल पूरे नहीं भरेंगे आप आगे नहीं जा सकते। फर्स्ट completely fill the inner shells and then only we can fill outer shells। तो आपको पहले अंदर के शेल पूरे भरने होंगे तब आप आगे जाओगे। आप ये नहीं कर सकते कि मैं पहला शेल भर देता हूं, अब मैं ना ऐसा करता हूं कि मैं थर्ड शेल भर देता हूं, सेकंड शेल को मैं खाली छोड़ देता हूं। नॉट पॉसिबल। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि सेकंड शेल में 8 की जगह सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, बाकी मैं आगे ले जाता हूं। नॉट पॉसिबल। जब तक पहले के शेल पूरे नहीं भरेंगे आप, तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये 3 रूल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के, जो 2 साइंटिस्ट बोर एंड बरी ने दिए थे मिलकर। कि सबसे पहले तो आप पता लगाओ कि किस शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। वो फॉर्मूला बड़ा फेमस कौन सा है? 2n², जहां पे n जो होता है वो शेल की वैल्यू होती है। तो इससे हमें पता लगा कि पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, और आखिरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। 8 से ज्यादा दूसरे शेल में नहीं आ सकते। ऐसे ही थर्ड की कैपेसिटी 18 की है, फोर्थ की कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड सो ऑन। नेक्स्ट रूल कहता है इलेक्ट्रॉन भरते समय अगर किसी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बेटा वहीं तक ही भरेंगे, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे। और तीसरा रूल ये है कि जब तक पहले के शेल, जब तक अंदर के शेल्स आप पूरे नहीं भरेंगे तब तक आप आगे के शेल्स को नहीं भर सकते, इवन एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये है बेटा रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आज यहीं तक ही करेंगे, क्योंकि आगे के जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में उनको करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो मैं चाहूंगा कि आप ये सब कॉपी कर लीजिए। और अगर आपने कॉपी कर लिया है तो यू कैन लीव। मेरी तरफ से इस लेक्चर में आज इतना ही होगा।